Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is orbital contribution to magnetic moment. इसे हिंदी में चुंबकीय आघूर्ण में कक्षकों का योगदान भी कहा जाता है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का या किसी एटम या आयन का, तो उस इलेक्ट्रॉन या आयंस के मैग्नेटिक मोमेंट में या मैग्नेटिक मोमेंट को डिटरमाइन करने के लिए ऑर्बिटल्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। मैग्नेटिक मोमेंट जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका है, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दोनों क्या होते हैं। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जिसे हम म्यू एल से शो करते हैं और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जिसे हम म्यू एस से डिनोट करते हैं। इन दोनों के फार्मूला और इनके जनरेशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम ये देखने वाले हैं कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसमें और उस मैग्नेटिक मोमेंट को डिटरमाइन करने के लिए ऑर्बिटल्स में हम यहाँ पे जनरली डी ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि इस ऑर्बिटल का इसके मैग्नेटिक मोमेंट डिटरमाइन करने में क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन। As mentioned before, the spin and orbital motion of an electron give rise to permanent magnetic moment। हमने इससे पहले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने डिस्कस किया था स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जब इलेक्ट्रॉन, ये आपका न्यूक्लियस है, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल्स में मूवमेंट करता है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल मूवमेंट। और जब इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन है जब अपने स्पिन पर मूवमेंट करता है तो दैट इज़ कॉल्ड स्पिन मूवमेंट। ठीक है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ फ्री एटम और आयन में बी सिमिलरली कैलकुलेटेड बाय यूजिंग रिजल्टेंट ऑफ स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल, एस एंड जे। तो किसी भी मेटल, एटम या आयन का मैग्नेटिक मोमेंट हम स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला प्रपोज किया गया है एंड द फार्मूला इज़ म्यू ई एफ जिसे कि हम इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, इज इक्वल टू जी हमारा लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर है, जे+1 बी एम जिसे कि हम बोअर मैग्नेटॉन कहते हैं, where G is known as Landis splitting factor and is given by G is equal to 1 plus J+1 plus S+1 minus L+1 divided by 2 J+1। ठीक है। यहाँ पे ये जो S टर्म है ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, L ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करता है। Here, however, in practice, the experimental result help us to simplify the situation for many of the first transition series metal ion। अब यहाँ पे ट्रांजिशन सीरीज वर्ड यूज़ हुआ है, मीन्स यहाँ पे किसकी बात की जाएगी, डी ऑर्बिटल्स की बात की जाएगी। डी ऑर्बिटल जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं बिकॉज ऑफ द highly reactive element present in s orbital and highly an element which they form covalent form, and the d orbital present in these both s and p orbital, and that and the effect of both orbital on d orbital, so the d orbital is known as transition element. So mainly those in the first half of the series the orbital contribute may be ignored and the magnetic moment is then determined by the spin only formula of magnetic moment mentioned earlier. The observed magnetic moment of complex compound of the first transition series often agree quite satisfactory with the spin only formula when significant
deviation are observed, the orbital contribution to magnetic moment must be important. यहाँ पे यही बताया गया है कि जो हमारे डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स होते हैं, डी ऑर्बिटल के एलिमेंट जैसा कि आप जानते हैं या तो वो हाफ फील्ड रहते हैं या फिर वो इनकम्प्लीट रहते हैं, जिसके कारण उनमें स्पिन और ऑर्बिटल मोशन दोनों पॉसिबल होता है, जिस वजह से आज हम इसकी स्टडी इसके अंदर करने वाले हैं। तो द contribution of the orbital angular momentum to the magnetic moment is not quite straightforward. If an electron is to have orbital angular momentum, it must effectively rotate about the axis referred to for the orbital rotation. For this to take place, the orbital occupied by the electron should transform to an exactly equivalent and degenerate orbital by rotation. अब यहाँ पे जनरली डीजनरेट एक वर्ड यूज़ हुआ है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, डी ऑर्बिटल जिसके 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इन पांचों सब ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, जिसके कारण ये क्या कहलाते हैं, डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि जब किसी एक सब ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन किसी एक्सिस के सापेक्ष रोटेट करता है किसी भी एंगल पे, तो वह अपने सिमिलर ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल्स में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी एनर्जी, जिसका शेप, जिसका शेप क्या होता है, इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, in a free atom or ion having d electron, an electron occupied dx square minus y square orbital will contribute to movement as a 45-degree rotation about the z axis. अब जो हमारे d ऑर्बिटल का डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला जो सब ऑर्बिटल है, जब उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम 45 डिग्री या उस ऑर्बिटल को हम 45 डिग्री पर रोटेट करते हैं जी एक्सिस के सापेक्ष, तो दे विल ट्रांसफॉर्म टू डी एक्स वाई ऑर्बिटल। वो किस में ट्रांसफॉर्म होता है, डी एक्स वाई ऑर्बिटल में ट्रांसफॉर्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी, शेप और साइज जो होता है वो लगभग इक्वल होता है। इन अ सिमिलर मैनर द डी एक्स जेड ऑर्बिटल इज ट्रांसफॉर्म इनटू द इक्विवेलेंट डी वाई जेड by 90 degree rotation about z axis, as it is डी एक्स जेड ऑर्बिटल जो होता है वो डी वाई जेड ऑर्बिटल में आफ्टर द 90 डिग्री रोटेशन का ट्रांसफॉर्म हो जाता है अबाउट जेड एक्सिस। इन फर्स्ट केस, जो पहला केस था जहाँ पे हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किस में कन्वर्ट हुआ, डी एक्स वाई में कन्वर्ट हुआ, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो कितना था, +-2h/2π था। और जो दूसरा कंडीशन है जहाँ पे हमारा डी एक्स जेड किस में कन्वर्ट हो रहा है, डी वाई जेड में कन्वर्ट हो रहा है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, +-1h/2π है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसका एंगुलर मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। देन however, electron in T2g orbital may not always contribute to the orbital angular moment. They will contribute no orbital angular momentum when filled or half filled. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि डी ऑर्बिटल की बात हो रही है कि यदि हमारे डी ऑर्बिटल फील्ड है या फिर हाफ फील्ड है, यदि वो फील्ड और हाफ फील्ड वाली कंडीशन में है तो वो किसी भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। इन एन ऑक्टाहेड्रल केस द कॉन्फ़िगरेशन T2g3 will not contribute to the moment, as the electron in dxz orbital cannot be placed in dyz orbital by the rotation which is already occupied, and the dyz orbital having an electron with the opposite spin is not equivalent. Similar argument applied to an ion with
T2G6 configuration in an octahedral field. In a similar manner, ions will the following configuration are expected to make orbital contribute in an octahedral complexes. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा d ऑर्बिटल है, ठीक है, ये हमारा d ऑर्बिटल, यदि ये d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, आप जानते हैं d ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं तो वो T2G और Eg में कन्वर्ट होते हैं. Eg जिसके पास 2 सब ऑर्बिटल है, T2G जिसके पास 3 सब ऑर्बिटल है. क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या है, ये और इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें 1 2 3 1 2, ठीक है, ये क्या है, हाफ फील्ड भरे हुए. अब इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब d ऑर्बिटल, जो हमारा d ऑर्बिटल है, जब वह Eg और T2G में जब वो स्प्लिट होता है, ठीक है, तो स्प्लिट होने के कारण दोनों के एनर्जी में डिफरेंस आ जाते हैं. Eg जिसकी एनर्जी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू T2G, तो T2G का जो dxy वाला जो ऑर्बिटल है और Eg का dx² माइनस y² वाला जो ऑर्बिटल है, जब dxy वाले ऑर्बिटल को मूवमेंट कराया जाता है 45 डिग्री पे, तो वो dx² माइनस y² ऑर्बिटल में ट्रांसफॉर्म नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि एनर्जी में क्या आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड कंडीशन में कोई भी मूवमेंट शो नहीं करते हैं. अब यहाँ पे इन्हें 2 स्पिन में कैटेगराइज किया गया है, द हाई स्पिन एंड द लो स्पिन. तो हाई स्पिन के केस में क्या है, हाई स्पिन D1 D2 D6 D7 ये क्या शो करेंगे, हाई स्पिन शो करेंगे, और लो स्पिन में D4 D5 क्या शो करेंगे, लो स्पिन में शो करेंगे. क्लियर है? देन यदि हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे Eg नीचे होता है और T2G ऊपर की ओर होता है, तो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बी ट्रीटेड एनालॉगसली. इन दिस केस द Eg लेवल इज ऑक्यूपाइड first and the complex are mostly high spin, hence the configuration likely to make orbital contribution are D3 D4 D8 D9. तब आपको समझ में आ चुका होगा कि d ऑर्बिटल यदि हाफ फील्ड और फुल फील्ड रहेंगे तो वो किसी भी प्रकार के कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो. अब आता है एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट डाटा फॉर 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस. तो इसके लिए क्या क्या एप्लीकेशंस दी गई है, आज हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन आता है नेचर ऑफ बॉन्ड. ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट मेजरमेंट कैन बी यूज्ड to distinguish between the inner and outer orbital complex of 3D metal ion with 4, 5, 6 and 7 इलेक्ट्रॉन. जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स का, वो किसके थ्रू डिस्टिंग्विश किया जाएगा, इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू, जिसमें 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे. This can be explained with the help of the following example. एग्जाम्पल में देखिए, फेरिसाइनाइड आयन, हमने एक एग्जाम्पल लिया फेरिसाइनाइड आयन. फेरिसाइनाइड आयन जिसका फॉर्मूला क्या है, FeCnC3- कैन बी रिप्रेजेंट एज शो बिलो. देख लीजिए यहाँ पे नॉर्मल आयरन का कॉन्फ़िगरेशन है 3D6 4s2 4p0. ठीक है, जब इसमें जब ये Fe3+ फेरिक कंडीशन में होता है तो इसमें क्या होता है, फेरिक में 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं. Fe3+ है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की क्या है, इसके पास कमी है. तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से कमी है, 4s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन और इस पेयर से 1 इलेक्ट्रॉन. तो क्या हो गया, 3D में 5 इलेक्ट्रॉन, 4s0 और 4p0. तो अब होता क्या है, चूँकि यहाँ पे हमको क्या कराना है, मोमेंट कराना है, ऑर्बिटल एंड स्पिन मोमेंट. तो होता क्या है,
ये जो हमारा ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर का ऑर्बिटल है वो क्या होगा, मूवमेंट होगा और कहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और ये पेयर बना लेगा। ये इलेक्ट्रॉन भी मूवमेंट करेगा और कहाँ ट्रांसफॉर्म होगा, यहाँ होगा और पेयर बना लेगा और ये आपका अनपेयर्ड रह जाएगा। तो जितने हमारे खाली है, कितने आए साइनाइड आयन है मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल साइनाइड आयन के। तो 6 के 6 मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल है। तो ये 6 साइनाइड आयन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। D2 देखिए, D2 मतलब 1 2, D2sp3 एक s ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल। तो ये किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है, D2sp3 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। और यदि हम Fe2+ की बात करते हैं, अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो 4s के ही इलेक्ट्रॉन जाते, ठीक है, इतने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होते। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म होकर इसके साथ पेयर बनाता, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म होकर इसके साथ पेयर बनाता, ठीक है, सेम होता। और क्या कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन तब भी हमारा क्या होता है, D2sp3 होता। तो आपको समझ में आ गया होगा नेचर ऑफ बॉन्ड। देखिए यहाँ पे The 5 unpaired electron in Fe3+ ion gave the calculated magnetic moment of 5.92 मैग्नेटॉन, ठीक है, उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, 5.92 मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटॉन है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe63 ion however in 2.3 मैग्नेटॉन which correspond to the presence of one unpaired electron। मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 2.3 मैग्नेटॉन होगा। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe63 आयन, पॉलिंग सजेस्ट दैट द अनपेयर्ड 3D इलेक्ट्रॉन्स इन Fe3+ आयन अंडरगो पेयरिंग and resulting complex would have one unpaired electron and the vacant orbital undergo D2sp3 hybridization। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन वो पेयर बना लिए इनके साथ और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया, जिसके कारण ये हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर पाया गया, ठीक है। देन the lone pair of electron of 6 cyanide ligand occupy the vacant D2sp3 hybrid orbital to form coordinate linkage between the central metal ion and the ligand. It may be noted that the d orbital used in formation of octahedral D2sp3 hybrid are from a lower shell than s and p orbital, since d orbital are 3d orbitals while p orbital are 4s and 4p orbitals. Such complex using the inner d orbital and inner orbital complexes। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर ऑफ बॉन्ड कैसे होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है, सेकेंड एप्लीकेशन आता है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री जिसे कि हम हिंदी में त्रिविम रसायन भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री जिसके बारे में आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम डायरेक्टली देखेंगे कि स्टीरियो केमिस्ट्री का हमारे मैग्नेटिक मोमेंट में क्या एप्लीकेशन है। तो मैग्नेटिक मेजरमेंट हैव बीन यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ वेरियस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जांपल, divalent cobalt ion which have 3 unpaired electron may either form tetrahedral complexes in which no electron pairing take place or square planar complexes with one unpaired electron। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है। स्टीरियो केमिस्ट्री किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टीरियो केमिस्ट्री की स्टडी करने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट को या फिर किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टीरियो केमिस्ट्री के थ्रू
हम उसकी मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कोबाल्ट आयन है, डाइवैलेंट कोबाल्ट आयन है, यदि डाइवैलेंट कोबाल्ट आयन में सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कंडीशन में होते हैं, ठीक है, जो कि पेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कहलाएंगे। लेकिन यदि वे पेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जिसके कारण एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे बताया गया कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जब पेयरिंग होगी, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग होगी तो एक ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और एक हमारा क्या रह जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो क्या शो करेगा, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस शो करेगा। A magnetic moment of about 3.9 bm indicate tetrahedral complexes as in case of CO and 2H4Cl, whereas a moment of 1.7 bm indicate a square planar complexes in case of cobalt थैलोसाइनाइन। देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 3D 4S 4P, 3D में देखिए CO2+ के कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, जहाँ पे 3 अनपेयर्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जब पेयरिंग होगी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो ये पेयर्ड हो गया, मतलब यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने वैकेंट है, 1 2 3 4 5 वैकेंट है, ठीक है। तो पांचों के साथ पेयरिंग बनाएगा और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, DsP3। तो DsP2 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ये शो करेगा, जो कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस को डिनोट करता है। और यदि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये पेयरिंग नहीं करेंगे और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। अगर ये पेयरिंग करते हैं तो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 1.7 बोहर मैग्नेटॉन होगा, और यदि ये पेयरिंग नहीं करते तब इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा 3.9 बोहर मैग्नेटॉन होगा। थर्ड एप्लीकेशन आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्रॉम द मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड by which it become possible to distinguish between different oxidation state provide they have different number of such electron। आप जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताता है, उसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज बिलीव दैट नाइट्रोप्रोसाइड कंटेन ट्राई पॉजिटिव आयरन coordinated to 5 cyanide ligand and a neutral nitrogen monoxide molecule in FeCN5NO2-, giving the valency of 2 for this complex ion. Thus, due to D2sp3 hybridization of Fe3+, nitroprusides should be paramagnetic, but they have been found to diamagnetic. Pauling attempt to explain this by suggesting that the odd electron in NO is first transformed to Fe3+ ion forming Fe2+, and NO ion which is later coordinated to Fe2+ ion. On the basis of this, not only the diamagneticity of nitroprusside but the +2 oxidation state of iron is also explained। यहाँ पे क्या बताया गया है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ये बताया गया है। आप जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की कैपेसिटी रखता है, जो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है नाइट्रोप्रोसाइड, जिसका फार्मूला है FeCN5NO2-। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस यदि आयरन Fe3+ स्टेट में है तो उसके पास कितने वैलेंस होंगे, 2 वैलेंसी होगी, जिसके कारण वो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। और नाइट्रोप्रोसाइड का नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन यदि NO के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाए, आयरन में ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है,
तो वो Fe3+ से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण इसका नेचर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। लास्ट एप्लीकेशन आता है मैग्नेटिक टाइट्रेशन। मैग्नेटिक टाइट्रेशन, जिसे कि हिंदी में चुंबकीय अनुमापन कहा जाता है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम और आयन चेंज एप्रिशिएबली कैन बी फॉलोड बाय मैग्नेटिक मेजरमेंट। ठीक है, इन सर्टेन केस इट बिकम पॉसिबल टू नो the amount of one reacting substance initially present. By knowing the amount of reacting material, it is quite possible to conclude what the reaction. मैग्नेटिक टाइट्रेशन में क्या बताया गया है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कराई जाती है तो केमिकल रिएक्शन के दौरान आयंस या मॉलिक्यूल की जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है उसमें कंटिन्यूस चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट में इसी चेंजेस को कैलकुलेट करने के लिए मैग्नेटिक टाइट्रेशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके लिए कुछ अलग डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन होती है। जैसे कि यदि हमें पता चल जाए कि हम जिसके बीच रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे कि ये हमारा है A+B, ठीक है, ये रिएक्टेंट है जो कि C में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। यदि हमें रिएक्टेंट की मात्रा पता चल जाए, ठीक है, यदि हमें रिएक्टेंट के बारे में पता चल जाए, उसकी क्वांटिटी पता चल जाए, उसका अमाउंट पता चल जाए, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो रिएक्शन जो है वो रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी या वो रिएक्शन कब कंप्लीट होगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड KCN। For example, various addition of KCN to a solution of ferrihemoglobin, a change in susceptibility is observed। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ खींचा गया है, ठीक है, KCN के बीच में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमाउंट दिया गया है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी कंक्लूड दैट द रिएक्शन इन्वॉल्व 1 साइनाइड पर हेमी। ठीक है, few other reaction involving complexes can be studied by the magnetic titration. For example, first point क्या कहता है, on titrating paramagnetic hexamine nickel nitrate with potassium cyanide, the final product form is diamagnetic nickel tetracyanide ion without forming any intermediate product। क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा पैरामैग्नेटिक हेक्सामीन निकल नाइट्रेट को पोटेशियम साइनाइड के साथ जब टाइट्रेशन कराया जाता है तो निकल टेट्रासाइनाइड आयन प्राप्त होता है जो कि डायमैग्नेटिक होता है और साथ में किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है, द रिएक्शन बिटवीन बायपिरामिडीन एंड आयरन आयन कैन आल्सो बी स्टडीड बाय magnetic titration when Fe2+ ion are titrated with bipyrimidine, mono, bi and tris complexes are formed which are paramagnetic। जब आयरन को बाइपिरिडीन के साथ टाइट्रेशन कराया जाता है तो मोनो बीस ट्राई कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। वे दो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं और साथ में मिलने वाले प्रोडक्ट भी क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से समझिए कि जब पोटेशियम साइनाइड, ये हीमोग्लोबिन और पोटेशियम साइनाइड के बीच का ग्राफ है, जब पोटेशियम साइनाइड को हेक्सामीन निकल नाइट्रेट के साथ टाइट्रेशन कराया जाता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जो हमारा निकल टेट्रासाइनाइड आयन होता है वो डायमैग्नेटिक होता है इन नेचर। लेकिन जब बायपिरामिडीन को Fe2+ आयन के साथ टाइट्रेशन कराया जाता है तो हमें मोनो, बीस और ट्राइस कॉम्प्लेक्स मिलता है जो कि पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो ये था हमारा मैग्नेटिक टाइट्रेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ऑर्बिटल
orbital contribution to magnetic moment. Thank you.